तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू लेक्चर में। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास 12वीं का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी अवयव। इसमें हम प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और अवयव होता है क्या है उसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि अवयव होता क्या है यानी मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो बिखरी हुई वस्तुओं या फलनों या चीज़ों को या संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में रखने की विधि को हम अवयव कहते हैं, जिसे हम एक आयत के फॉर्म के रूप में रखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आयताकार क्रम विनिमय भी कह सकते हैं। तो बिखरी हुई वस्तुओं या बिखरी हुई संख्याओं को एक क्रमबद्ध नियम से व्यवस्थित करना मैट्रिक्स कहलाता है। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है हमारी, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। तो अवयव क्या होता है, बेसिकली संख्याओं तथा फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ये क्या हमारा एक आयताकार के रूप में होता है तथा संख्याओं यानी इसमें तो क्या संख्या होगी या फलन, यानी हमें जो वस्तुएं दी जाती हैं उनको हम फलन बोलते हैं। या तो संख्या होगी या फलन होगी, उनका एक आयताकार क्रम विनिमय होगा। एक आयत के रूप में क्रम विनिमय यानी क्रम के अनुसार उनका विन्यास लगा होगा। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। इनके अंदर जो संख्या या जो फलन होते हैं उनको हम अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। तो अवयव होता क्या है, अवयव सरल भाषा में कहें तो अवयव क्या होता है, बिखरी हुई चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में जमाने की विधि को हम अवयव कहते हैं, जिसे हम गणित में अवयव के नाम से जानते हैं। और यदि इसकी जो हमारी किताब में परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं और इन्हें जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो अवयव होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनका जो रूप होता है वो कैसा होता है, एक आयत के रूप में होता है। इनका जो यानी आयताकार रूप होता है। इसके बाद आता है हमारा कि अवयव की कोटि क्या होती है। अवयव की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव में उपस्थित पंक्ति और स्तंभ के गुणा को अवयव की कोटि कहते हैं। अब आपको बता दें कि पंक्ति कौन होती हैं और स्तंभ कौन होते हैं। तो माना यानी कोई सा भी हम क्या लेते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स लेते हैं। हमने ये बराबर यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। तो आपको बता दें कि जो ऊर्ध्वाधर होते हैं यानी जो सीधी रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, उन्हें बोलते हैं हम स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ यानी इंग्लिश में कॉलम। और जो हमारी क्षैतिज अवस्था में होती हैं, ये क्षैतिज में होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। तो क्या कह रहा है कि अवयव में उपस्थित पंक्ति और स्तंभ के गुणा को अवयव की कोटि कहते हैं। तो इन दोनों के गुणा को क्या कहेंगे हम, अवयव की कोटि। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, और पंक्ति कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2। इसको क्या बोलेंगे हम, अवयव की कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवयव की कोटि। यदि हम इस अवयव की बात करें तो इस अवयव में क्या है हमारे पास, 2 हमारे पास स्तंभ है और 2 हमारे पास क्या है, पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हमारी जो इस अवयव की कोटि होगी वो क्या होगी, 2 क्रॉस 2 यानी 2 गुणा 2। इसकी क्या होगी, हमारी अवयव की कोटि होगी। इसके बाद अवयव में यदि उपस्थित अवयव की बात की जाए कि अवयव में कितने अवयव उपस्थित हैं, तो इस कोटि के गुणन यानी इस कोटि के गुणनफल को क्या बोलेंगे हम, अवयवों की संख्या। तो ये 4 यहाँ पर क्या है, अवयवों की संख्या। तो कोटि के गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम अवयवों की संख्या या प्रविष्टियों की संख्या। तो यानी स्तंभ और पंक्ति के गुणा को क्या बोलते हैं हम, अवयव की कोटि बोलते हैं। और उनके गुणनफल को क्या बोलते हैं हम, अवयवों की संख्या। आगे जानते हैं हम अवयव के प्रकार। तो अवयव के जो प्रकार होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्लास 12वीं में कुछ अवयव दिए गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। उनके प्रकार सबसे पहले दिया गया स्तंभ अवयव। तो बाह्य अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, जिसमें केवल कैसा होता है, एक स्तंभ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें ये बराबर 1 2 3 यह एक स्तंभ वाला क्या दिया गया है, अवयव दिया गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव।
आगे देखते हैं, आगे लिखा हमारा पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव उसे हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो बाह्य अवयव जिसमें एक ही पंक्ति होती है, बाह्य अवयव जिसमें एक ही पंक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पंक्ति अवयव। ये बहुत सरल है। आगे देखिए बाह्य अवयव, बाह्य अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बाह्य अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या बराबर हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बाह्य अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्तंभ 1 और 2 जो हमारे ऊर्ध्वाधर है उन्हें क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो यहाँ पर कितने स्तंभ हैं, 1 और 2। और जो क्षैतिज अवस्था में होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, रो यानी पंक्तियाँ। तो यहाँ पर पंक्तियाँ भी कितनी हैं, 2। तो यहाँ पर जो इसकी कोटि निकलेगी वो क्या निकलेगी, 2 क्रॉस 2। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एक बाह्य अवयव कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, जहाँ पर स्तंभ और हमारी पंक्तियों की संख्या कैसी हो, बराबर। लेकिन यदि हम यहाँ पर क्या लें, कोई सा भी उदाहरण लें, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमारे पास स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। कितने स्तंभ हैं, 2। और यहाँ पर पंक्ति कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर ये जो है बाह्य अवयव नहीं होगा। कौन सा अवयव नहीं होगा, बाह्य अवयव, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास 2 स्तंभ और 3 क्या है, हमारे पास पंक्तियाँ हैं। लेकिन जब बाह्य अवयव की बात आती है तो वो क्या कहता है कि उसमें पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, बराबर। यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2। ये हमारा एक बाह्य अवयव है, ये बाह्य अवयव नहीं है। आगे देखते हैं विकर्ण अवयव। तो विकर्ण से हमें प्रतीत है कि विकर्ण के जो मान होंगे वो हमारे पास रहेंगे और बाकी कैसे रहेंगे, शून्य रहेंगे। तो एक बाह्य अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण को छोड़कर अवयव के बाकी अवयव शून्य हो। हमने पहले कहा था कि विकर्ण के जो अवयव होंगे वो रहेंगे और बाकी के जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, शून्य। तो एक बाह्य अवयव, एक बाह्य अवयव मतलब जिनमें कोटि यानी एक बाह्य अवयव मतलब जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या कैसी होगी, बराबर। बाह्य एक विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण को छोड़कर, यदि इस विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो। बाकी सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एक विकर्ण अवयव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक विकर्ण अवयव कह सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अगला है हमारा आदेश अवयव। तो एक विकर्ण अवयव आदेश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव एक समान हो। अभी तक जो बात की गई थी वो क्या की गई थी, विकर्ण अवयव की। विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। लेकिन यहाँ पर एक विकर्ण अवयव एक आदेश अवयव तब कहलाएगा जब उस विकर्ण के मान क्या होंगे, हमारे समान होंगे। कैसे होंगे, समान। और बाकी के अवयव तो 0 रहेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है, हमारा एक विकर्ण अवयव आदेश अवयव है। एक विकर्ण अवयव आदेश अवयव तब कहलाएगा जब यदि उस विकर्ण के जो अवयव है वो कैसे हों, समान। तो यहाँ पर हमारे बाकी के जो अवयव रहेंगे वो कैसे रहेंगे, 0। और विकर्ण के जो अवयव रहेंगे वो कैसे रहेंगे, समान। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आदेश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। आगे देखते हैं हम, ये हमारा मोस्ट टाइप का मैट्रिक्स है। ये ज़्यादातर हमारे इस प्रश्नावली इस अध्याय में यूज होने वाला है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, तस्मय का अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बाह्य अवयव, एक बाह्य अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव, एक बाह्य अवयव जिसके विकर्ण के, एक बाह्य अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक व शेष अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, तस्मय का अवयव कहते हैं तथा इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि एक बाह्य अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, एक। अब यहाँ पर ना तो समान है, ना यहाँ पर समान होने चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। तो इसके जो विकर्ण के अवयव वो कितने हैं, एक हैं, और बाकी के सभी अवयव कैसे हैं, शून्य हैं। तो इस प्रकार के अवयव को क्या बोलते हैं हम, तस्मय का अवयव बोलते हैं। ये हमारा 2 कोटि का होता है और ये हमारा 3 कोटि का होता है। इस प्रकार से हम चौथे कोटि के भी 5वें कोटि के तस्मय का अवयव को बना सकते हैं। आगे बात करते हैं शून्य अवयव। तो एक अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं हम, शून्य अवयव। तो जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे क्या बोलते हैं हम, शून्य अवयव यानी 0 मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं अवयवों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 अवयव यानी ए और बी तभी समान होंगे, तभी उनमें समानता होगी जब वे समान कोटि के हों तथा एक प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। यानी हमारे पास एक अवयव दिया गया है 1 2 4 6 और यहाँ पर 8, और जो हमारा बी है, बी अवयव दिया गया है यानी बी मैट्रिक्स दिया गया है हमें 4 8 12 और यहाँ पर 16। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी जो संगत कोटियाँ की हैं, यानी ये संगत कोटि के हैं। ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है।
आगे है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। संगत का मतलब होता है कि यदि यहाँ पर ए लेते हैं तो इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ए। यदि हम अवयव का जो है व्यापक रूप देखें, क्या देखें, अवयव का व्यापक रूप, तो अवयव का जो हमारा व्यापक रूप होता है हमारा ए बराबर, यदि हम देखें तो हम देखते हैं पहला स्तंभ A1 1, A2 1, A3 1, A1 1 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पीछे जो होता है वो क्या होता है हमारा स्तंभ होता है, और जो बाद में होती है वो क्या होती है हमारी पंक्ति होती है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। आगे देखेंगे तो 2 यानी यहाँ पर 1 2 क्या होगा 1 2 मतलब दूसरा कॉलम पहली पंक्ति, 2 2 मतलब दूसरा पंक्ति और दूसरा ही कॉलम, A3 2 तो ये क्या होगा हमारा तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। इसी प्रकार से हम इनको क्या करते जाएंगे, इनको यानी अवयव को जो है बनाते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, इनका व्यापक रूप होता है। कैसा रूप होता है, व्यापक रूप, व्यापक रूप कैसा रूप होता है, व्यापक। इस प्रकार से यदि हम दूसरे अवयव को दर्शाएंगे तो इसका जो संगत पद कहेगा, इसका संगत अवयव, इसका संगत अवयव कौन सा यानी अवयव कहेगा हमारा, यदि हम दूसरे अवयव में देखें तो उसका अवयव भी A1 1 वाला इसका क्या कहलाएगा, संगत अवयव कहलाएगा। यदि इस अवयव का अवयव A1 1 है तो दूसरे अवयव का भी अवयव कौन सा होना चाहिए, A1 1, तभी वो क्या होंगे, संगत अवयव होंगे। तो यहाँ पर ये 2 है तो इसका संगत अवयव क्या होगा 4, यहाँ पर ये 4 है तो इसका संगत अवयव क्या होगा 8, यहाँ पर 6 है तो इसका संगत अवयव क्या होगा 12, यहाँ पर 8 है तो इसका संगत अवयव कितना होगा 16। तो इस प्रकार से दो अवयव तभी समान हो सकते हैं जब वो समान कोटि के हों तथा उसका प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के यानी तथा उसका प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के अवयव के समान हो। तो इस प्रकार से हमारा एक कॉन्सेप्ट था अवयव कि अवयव होता क्या है, अवयव के प्रकार, अवयव की कोटि, अवयव में अवयव कैसे पता करें हम। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं सीधा प्रश्नावली 3.1 पर और आपको सवाल लगाते हैं। उदाहरणों के सवाल जो हमें दिए गए हैं, यदि हम प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें उदाहरणों के सवाल आसानी से बन जाएंगे। यदि हम उदाहरण के सवाल करते हैं तो प्रश्नावली के भी आसानी से बन जाएंगे। तो हम सीधा आपको प्रश्नावली के सवाल करवाते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप पहुंच चुके हैं हम प्रश्नावली 3.1 पर, जिसमें हमें पहला सवाल दिया गया है। हमें पहला सवाल दिया गया है अवयव A बराबर, अवयव A बराबर हमें एक अवयव दिया गया है जिसमें हमें पहला जो स्तंभ वो है 2, इसके बाद 35, इसके बाद हमारे पास दिया गया रूट में 3, दूसरा जो कॉलम दिया गया वो है 5 -2 और यहाँ पर 1। यदि तीसरा देखें तो यहाँ पर 19 5/2 और यहाँ पर -5। यदि हम चौथा स्तंभ देखें तो -7 12 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि इसमें जो है अवयव की कोटि बताई। क्या बताना है हमें, अवयव की कोटि। तो पहला सवाल ये दिया गया है अवयव की कोटि बताना है। तो सबसे पहले हम अवयव की कोटि बताएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कितनी रो हैं वो गिनना है। तो यहाँ पर रो कितनी है 1 2 3, हमारे पास 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इस अवयव की जो कोटि है वो कितनी है 3 × 4 यानी 3 × 4। तो यहाँ पर अवयव की कोटि कितनी होगी, यानी सबसे पहले गिनेंगे हम पंक्तियों की संख्या, तो 1 2 3 पंक्तियाँ और फिर गिनेंगे स्तंभों की संख्या यानी 1 2 3 4। तो 4 स्तंभ है और 3 पंक्ति हैं और उनके गुणा को क्या बोलते हैं हम, अवयव की कोटि। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है हमें अवयवों की संख्या। क्या दी गई है, अवयवों की संख्या। हमें पता करना है कि इसमें कितने अवयव हैं। तो अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या जो है हम ज्ञात करेंगे। तो जो कोटि का हमारा क्या होगा, कोटि का गुणनफल होगा, वहीं क्या होगा अवयवों की संख्या। तो 3 चौको 12 यानी इसमें कितने अवयव हैं टोटल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कितने अवयव हैं 12। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हमको, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें अवयव
A13, A21, A33, A24, A23 जो है बताइए। हमें A13 बताना है, A21 बताना है, A33 बताना है, A24 बताना है और A23 अवयव बताना है कि ये कहाँ व्यवस्थित हैं। तो चलिए हम इसका पहले व्यापक रूप लिखते हैं कि इस अवयव का व्यापक रूप क्या है। तो हमने यहाँ पर इस अवयव का व्यापक रूप लिख लिया है। यहाँ पर जो A11 होगा उसका जो संगत अवयव होगा वो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। इसी प्रकार सभी अवयवों के यहाँ पर संगत अवयव उसी प्रकार होंगे। हमने पहला बताया है कि जो दूसरा होता है वो होता है हमारे कॉलम की संख्या और जो पहली होती है वो होती है हमारी पंक्ति की संख्या। यदि हम इस अवयव को देखें तो इस अवयव का क्या मतलब है कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। तो हमें दिया गया पहला अवयव A13, मतलब यहाँ पर पहली पंक्ति होगी और तीसरा कॉलम होगा, यानी ए वाला जो है अवयव पूछा जा रहा है। तो ये इसकी जगह पर यहाँ पर इसके संगत अवयव कौन सा है, तो इसके संगत अवयव कौन है हमारे पास 19। तो हमारे जो है पहले का आंसर क्या होगा, यानी A13 का आंसर क्या होगा हमारे पास 19। कितना होगा हमारे पास 19। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं 21, यानी दूसरा कॉलम, यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। तो इसका संगत अवयव कौन है हमारे पास 35। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A21 बराबर कितना मिला हमें 35। कितना मिला 35। इसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम A33, मतलब तीसरा कॉलम तीसरी पंक्ति। तो ये होगा, इसकी जगह पे हमारे पास क्या है माइनस का 5। तो हम लिख सकते हैं A33 बराबर हमें कितना मिला माइनस के 5। आगे करेंगे तो A24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम। तो ये आएगा और इसका संगत अवयव कौन है यहाँ पर 12। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 24 बराबर कितना 12। आगे बढ़ते हैं हम A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो ये आएगा, इसकी जगह पे क्या हमारा 5/2, क्या है 5/2। तो इसका आएगा 5/2। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिसमें सिंपल से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अवयवों की कोटि, अवयवों की संख्या और इस अवयवों को, यानी इस अवयवों को पूछा गया था कि ये अवयव कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए, तथा यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियाँ ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बेसिकली 2 सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहले में दिया गया है कि यदि 24 अवयव हों तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी, और यदि 13 अवयव हों तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, उनके ऐसे युग्म ढूंढने हैं, उन संख्याओं के ऐसे युग्म ढूंढने हैं जिनका हम आपस में गुणा करें तो हमारे पास कितना है, एटलीस्ट कम से कम कितना है हमारे पास 24 आए। मतलब ऐसे युग्म ढूंढना है कि उन दोनों संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो हमारे पास कितना प्राप्त हो, 24 प्राप्त हो। तो 24 प्राप्त हो, इस प्रकार से हम उनकी क्या निकाल सकते हैं, संभावित कोटियाँ निकाल सकते हैं। तो हमें जो है पहले में पहला सवाल क्या दिया गया है, यदि कितने अवयव हों, 24 अवयव हों। यदि कितने अवयव हों हमारे पास 24 अवयव हों। यदि 24 अवयव हों, यदि हमारे पास 24 अवयव हों तो इनकी हमें संभव कोटियाँ निकालनी है। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं, 2 का करेंगे हम 6, यानी यहाँ पर 12 से, और 12 का हम 2 से भी कर सकते हैं। आगे यदि हम 4 का 6 से करें या 6 का 4 से करें तो भी हमारे पास 24 आएगा। यदि हम 8 का 3 से करें या 3 का 8 से करें तो भी हमारे पास कितना आएगा, 24 आएगा। और यदि हम 24 का गुणा 1 से करें या 1 का गुणा 24 से करें तो अभी हमारे पास क्या होंगी, संभावित कोटियाँ आ जाएंगी। यहाँ पर इसकी संभावित कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी संभावित कोटियाँ कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4, 8 गुणा 3, 3 गुणा 8, 24 गुणा 1 और 1 गुणा 24। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएंगी, ये संभावित कोटियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इसी में हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, यदि 13 अवयव हों, कितने अवयव हों, यदि हमारे पास कितने अवयव हों, 13 अवयव हों, 13 अवयव हों तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी। तो ऐसी किसी भी संख्याओं का युग्म नहीं है जिनका हम यदि गुणा करें तो उनका आंसर कितना है 13। तो यहाँ पर हमारी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो 13 गुणा 1 और
1 गुणा 13 होंगी। तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी हमारे पास 13 गुणा 1 और 1 गुणा 13। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा सवाल सॉल्व होता है। इस प्रकार के सवालों को हम इसी प्रकार से करना है। उनके ऐसे योग में ढूंढना है जिनके दोनों संख्याओं का योग कितना हो, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना हो 24 आ जाए। तो हम इस प्रकार से दूसरे सवाल को फिनिश करते हैं। सवाल नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारे पास, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या हैं। इसमें भी हमें 2 सवाल दिए गए हैं। पहला दिया गया है हमें, यदि इसमें कितने अवयव हों 18 अवयव हों। कितने अवयव हों 18 अवयव हों। यदि 18 अवयव हों, यदि अवयव 18 हों तो इसकी संभावित कोटियाँ ज्ञात करना है। तो इसकी जो कोटियाँ होंगी वो क्या होंगी हमारे पास कोटियाँ, हमें 18 के ऐसे योग में ढूंढने हैं जिनका हम आपस में गुणा करें तो कितना है हमारे पास 18। तो यहाँ पर हम 2 गुणा 9 करते हैं तो भी हमारे पास 18 आएंगे। 9 गुणा 2 करते हैं तो भी 18 आएंगे। 3 गुणा 6 करते हैं तो भी हमारे पास 18 आएंगे। और यदि 6 गुणा 3 करते हैं तो भी 18 आएंगे। अब करेंगे क्या 18 गुणा 18 यानी 18 गुणा 1 और 1 गुणा 18। तो इस प्रकार से हमारी इसकी संभावित कोटियाँ क्या आएंगी, इसकी संभावित कोटियाँ आएंगी हमारे पास 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, 18 गुणा 1 और 1 गुणा 18। तो इस प्रकार से हमारी इसकी संभावित कोटियाँ कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6। कितनी आएंगी 6। अब इसी में हमें दूसरा सवाल दिया गया है कि यदि अवयव हमारे पास कितने हों, यदि अवयवों की संख्या कितनी हो हमारे पास 5 हो। यदि अवयव कितने हो 5 हो तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी। तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी, तो हमें 5 के ऐसे योग में ढूंढने हैं जिनका आपस में गुणा करें तो कितने आए हमारे पास 5। तो यहाँ पर 5 के नहीं बनेंगे क्योंकि यह एक सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 5 गुणा 1 और यहाँ पर 1 गुणा 5। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो कितनी होंगी 2 ही होंगी हमारे पास। कितनी कोटियाँ होंगी 2 कोटियाँ। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर दूसरा ख़त्म होता है। ये बहुत आसान सवाल है, आपको पेपर में 2 अंक में पूछे जाएंगे तो आपको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे कि सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 बड़ा ही अच्छा सवाल है और ये पेपर में आने लायक है। इस प्रश्नावली में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, यही सवाल है जो आने लायक है। हमारा सवाल है कि 2 गुणा 2 अवयव की, यानी 2 गुणा 2 अवयव की जो है रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदर्शित हों। इसमें जो है हमें 3 सवाल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं 3 सवाल। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, 1 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हों। मतलब इनकी सहायता से हमें अवयव जो है इनकी सहायता से अवयव प्राप्त हों और हमें एक 2 कोटि यानी 2 कोटि का एक अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव इन के द्वारा क्या हो प्रदत्त हों। मतलब इन 3 सवाल हैं और तीनों सवालों में हमें अलग अलग जो है इक्वेशन दी गई हैं। इनकी सहायता से हमें अवयव यानी इसकी सहायता से हमें अवयव जो हमने रचा हुआ अवयव है उसमें क्या करना है भरना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो हम 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना करते हैं। 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना। तो यहाँ पर हम 2 कोटि के अवयव की रचना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास इसका व्यापक रूप A11 A21 A12 और A22। तो ये हमारा क्या होगा इसका व्यापक रूप। हमने इसमें क्या कर दिया 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना कर दी है। अब यदि हम इसका पहला सवाल लेते हैं, पहला सवाल है AIJ बराबर कितना हमारे पास I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2। तो इसमें हमारा जो I का मान होता है वो क्या होता है A वाला होता है और जो J का मान होता है वो हमारे पीछे वाला होता है। तो इसमें हम मान रखेंगे A11 बराबर I का मान 1 है और J का मान 1 है। आगे I का मान 1 प्लस J का मान 1 का ऊपर स्क्वायर बटा 2। तो A11 बराबर 1 और 1 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो A11 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमें जो है पहला अवयव कितना मिल गया 2। अब हम निकालते हैं A वाला यानी 2 1। तो यहाँ पर I का मान कितना होगा 2 और J का मान कितना होगा 1। तो इसका स्क्वायर बटा 2। तो 2 1 बराबर 2 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2। तो ये हमें क्या मिल गया दूसरा अवयव मिल गया।
अब निकालेंगे हम कौन सा, तीसरा वाला अवयव A12 यानी i का मान 1, 2 का मान, j का मान 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पर आगे करेंगे A12 बराबर 2 1 3, 3 का वर्ग 9 बटा 2। तो ये हमें तीसरा अवयव मिल गया। अब हम चौथा अवयव निकालते हैं। चौथा अवयव कौन सा निकालना है हमें, A22 निकालेंगे तो यहाँ पर i का मान 2 और j का मान भी 2, इसका होल स्क्वायर बटा 2। तो A22 बराबर 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 बटा 2। 2 से 16 को काटेंगे तो 2 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हमें इस इक्वेशन से प्रदत्त जो है अवयव वो क्या मिला है, वो मिला हमें A बराबर, हम देखें यदि A11 बराबर कितना मिला हमें 2, A21 बराबर कितना मिला हमें 9 बटा 2 और A12 बराबर कितना मिला 9 बटा 2 और A22 बराबर कितना मिला 8। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, प्रदत्त अवयव के द्वारा हमें अवयव के अवयव ज्ञात करना है। इस अवयव की हमने रचना की है, उस अवयव के हमें अवयव ज्ञात कर लेनी है। तो इस प्रकार से इसका पहला सवाल होता है। इसका दूसरा सवाल करते हैं हम। इसका दूसरा सवाल है हमारे पास Aij बराबर i बटा j। तो इसमें भी हमें उसी अवयव को क्या करना है, उसी अवयव के अवयव ज्ञात करने हैं। A11 A21 A12 और A22। तो इस अवयव यानी इस अवयव के हमें क्या करने हैं, अवयव ज्ञात करने हैं, इसके द्वारा प्रदत्त हों वे अवयव। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले इस अवयव के क्या निकालते हैं, इस अवयव के लिए निकालते हैं। तो A11 बराबर कितना आएगा, 1 बटा 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1, यानी A11 बराबर हमें कितना मिल गया 1। और हम A21 बराबर निकालेंगे तो i का मान कितना है 2 और j का मान कितना है 1। तो इसका मान कितना मिलेगा हमें 2। आगे हम देखते हैं A21 का, तो यहाँ पर i का मान कितना है 1 और j का मान कितना है 2। तो इसका ये मिला। A22 निकालेंगे यानी i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है, तो 2 बटा 2, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1। यानी हमारा जो अवयव आएगा वो कितना आएगा A बराबर, अतः अवयव A बराबर कितना मिलेगा हमें 1 2 1 बटा 2 और 1। तो इस प्रकार से हमारा ये पहले यानी चौथे का दूसरा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका तीसरा आंसर देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हमें Aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2 और हमें इसी अवयव के अवयव ज्ञात करने हैं। A11 A21 A12 और A22। इस प्रकार से हमें ये ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसी की सहायता से इसके अवयव ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले इसकी निकालेंगे यानी A11। तो A11 बराबर i का मान 1 2 गुणा j का मान 1 का होल स्क्वायर बटा 2। आगे करेंगे तो A11 बराबर 1 का 1 ही 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 और 2 1 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बटा 2। तो इस प्रकार से हमारा A11 बराबर कितना मिलेगा हमें 9 बटा 2। अब निकालते हैं हम यानी किसका A21 का निकालेंगे। तो यहाँ पर i का मान 2 गुणा यहाँ पर प्लस आएगा 2 गुणा j का मान 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पर A21 बराबर 2 एज इट इज रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी यानी 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 का वर्ग कितना होगा हमारा 16, 16 बटा 2। काटेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना बचेगा A21 बराबर यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 8, कितना आएगा 8। अब निकालते हैं हम बाकी के अवयवों के लिए। तो इसके लिए निकालेंगे हम यानी कितना आएगा A12। तो यहाँ पर i का मान कितना है 1 और j का मान कितना है 2। तो 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो A12 बराबर 1 तो एज इट इज रहेगा और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, 4 1 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 बटा कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा A12 का मिल गया। अब निकालेंगे हम A22 का। तो यहाँ पर j का मान 2 वो i का मान 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पर A22 बराबर 2 एज इट इज रहेगा 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पर 2 4 कितने होंगे 6 और 6 छंग 36, तो 36 बटा 2। तो आंसर हमें कितना मिलेगा 18, यानी A22 का मान कितना मिला हमें 18। तो हम इसका जो अवयव है वो क्या लिख सकते हैं, अतः
अवयव ए बराबर इसके अवयव क्या मिले हमें पहले, यानी 1 के मिले हमें 9/2, 2 का मिला हमें A21 का मिला 8, और यहाँ पर A12 का मिला हमें 25/2 और 22 का मिला हमें 18। तो इस प्रकार से हम चौथे का तीसरा सवाल कर देंगे। ये उसका क्या है आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा आंसर है। आई होप कि आपको ये तीनों सवाल अच्छी तरह से सवाल यानी समझ में आए होंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए हम पाँचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हों। इन इक्वेशन की मदद से हमें इस अवयव को जिसे हमें बनाना है उसके अवयव हमें इन इक्वेशन की मदद से क्या करने हैं प्राप्त करने हैं। जिस प्रकार हमने चौथे सवाल को हल किया उसी प्रकार हमें पाँचवें सवाल को हल करना है। यहाँ पर अब हमें जो है अवयव बड़ा दिया गया है, पिछले सवाल में जो है हमें अवयव छोटा दिया गया था। यहाँ पर हमें 3 पंक्तियाँ और जो है 4 स्तंभ की रचना करनी पड़ेगी और फिर इनकी मदद से हमें उनके अवयव ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर उस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं बनाकर। यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हमें 3 पंक्तियाँ चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला बनाएंगे, पहला कॉलम A11, A21 और A31। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो इस साइड के होते हैं वो होते हैं कॉलम और इस साइड के जो होती हैं वो होती हैं हमारी पंक्तियाँ। तो यहाँ पर दूसरी हमारी क्या होगी पंक्ति होगी और पहला कॉलम। आगे देखें तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1 2 और यहाँ पर 2 2 2 3 वो 3 2। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 3 3। आगे तो यहाँ पर 1 4, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 3 4। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास पंक्तियाँ कितनी हैं 1 2 3 और हमारे पास स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4। तो ये हमने 3x4 का ये क्या बना दिया है अवयव बना दिया है। अब हमें इसके अवयव सबसे पहले इस इक्वेशन की मदद से ज्ञात करने हैं और फिर इस इक्वेशन की मदद से ज्ञात करने हैं। तो हम पहले इक्वेशन की मदद से ज्ञात करते हैं, यानी पाँचवें का पहला aij बराबर 1/2 मूड -ij प्लस j। यहाँ पर यदि ये मूड लगा है तो इसमें से जो है प्लस का ही जो है हमारा मान है वो बाहर जाएगा, माइनस का मान बाहर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन यानी पहले अवयव के लिए मान निकालते हैं A11 के लिए। तो A1 यानी 1/2, यहाँ पर 3 i का मान 1 प्लस j का मान 1। तो यहाँ पर करेंगे A11 बराबर 1/2 -3 प्लस 1। तो यहाँ पर माइनस का 3 है प्लस का 1 है, यहाँ पर होगा माइनस, तो 1/2। 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और मूड में से हमेशा जो है पॉजिटिव मान बाहर आएगा यानी 1/2 गुणा 1। तो यहाँ पर 1/2 गुणा 2, तो यहाँ पर 1 यानी A11 बराबर कितना आएगा हमारे पास 1। A11 बराबर कितना आएगा हमारे पास 1। अब हम निकालते हैं A12 के लिए, इसके लिए निकालते हैं A21 के लिए। तो 1/2 मूड -1 गुणा 2 प्लस 1। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है। तो 1/2 यहाँ पर 6 प्लस 1, तो A21 बराबर 1/2, यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा। आगे जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 5 निकलेगा यानी प्लस का 5/2, जो कि हमें किसका मान मिला है A21 का। ये किसका मान मिला है हमें A21 का। आगे निकालेंगे हम A31 के लिए। तो 1/2 मूड -1 गुणा i का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस j का मान कितना है हमारे पास 1। आगे करेंगे तो यहाँ पर A31 बराबर 1/2, 3 का 9 आएगा हमारा माइनस का और 1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 8। तो हमारा क्या आएगा A31 बराबर मूड में से प्लस का बाहर निकलेगा यानी प्लस का 8/2। इसको हम काटेंगे तो A31 बराबर कितना आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हमें पहले स्तंभ के तीनों अवयव मिल चुके हैं। A11 बराबर 1, A31 बराबर 4 और A21 बराबर हमें 5/2। अब हम क्या करते हैं दूसरे कॉलम के जो हैं अवयव निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे हम 1 2 के लिए। तो 1/2 3 गुणा 1 प्लस 2, यहाँ पर करेंगे तो 1/2 -3 प्लस 2। आगे करेंगे तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 बाहर आएगा तो 1/2, ये निकल आएगा हमारे पास 1 2 का मान। अब निकालेंगे हम किसके लिए
A22 के लिए यानी 1/2, 3 गुणा 2 प्लस 2, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 6 प्लस 2, तो A22 बराबर 1/2, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 4, तो A22 बराबर 1/2 और यहाँ से निकलेगा हमारा प्लस का 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, कितना आ जाएगा 2 बराबर 2। अब करेंगे हम किसके लिए A32 के लिए, अभी हम दूसरे कॉलम के ही जो है अवयव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 2, तो यहाँ पर A31 बराबर यानी 32 बराबर 1/2 माइनस 9 प्लस 2, आगे करेंगे A32 बराबर 1/2, यहाँ पर बचेगा 7 माइनस का, मूड से बाहर आएगा तो निकलेगा हमारा प्लस में यानी 7/2, तो ये हमें किसका मान मिल जाएगा 32 का। अब निकालेंगे हम तीसरे कॉलम के मान, तीसरे कॉलम के मान निकालेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे हम पहले A13 के लिए, तो A13 के लिए निकालेंगे यानी 1/2, यहाँ पर 3 गुणा 1 प्लस 3, 1/2, 3 होगा हमारा माइनस का, 3 होगा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास A13 का मान 0। अब निकालेंगे हम A23 के लिए, तो 1/2, यहाँ पर माइनस 3 गुणा 2 प्लस 3, तो 1/2, यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 3, तो 1/2, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3, तो यहाँ पर आएगा 1 यानी मूड से बाहर आएगा तो 3/2, एक इसका मान आएगा A23 का। अब निकालेंगे हम A33 के लिए, A33, तो यहाँ पर 1/2 माइनस 3 गुणा 3 और यहाँ पर प्लस 3, तो 1/2 और यहाँ पर 9 प्लस 3, तो 1/2 और यहाँ पर माइनस का 6, तो यहाँ पर पॉजिटिव में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा A33 बराबर मिलेगा हमें कितना 3। अब निकालेंगे हम चौथे कॉलम के लिए, चौथे कॉलम के लिए निकालेंगे A14, तो यहाँ पर 1/2, 3 गुणा I का मान 1 और J का मान यहाँ पर 4, तो यहाँ पर करेंगे 1/2 माइनस 3 प्लस का 4, यहाँ पर माइनस 1/2 और यहाँ पर बचेगा प्लस में 1, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 1/2। A14 का मान कितना आएगा हमारे पास, A14 का मान आएगा 1/2। अब करते हैं हम 24 के लिए, A24 यानी 1/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस का 4, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, आगे करेंगे तो 1/2 और माइनस का 2, तो यहाँ पर A24 बराबर मूड से बाहर निकलेगा यानी 2/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमें A24 बराबर कितना मिल जाएगा 1, A24 बराबर कितना मिलेगा 1। अब निकालेंगे हम कितना A34 के लिए यानी 1/2, 3 माइनस का 3 गुणा 3 प्लस का 4, तो यहाँ पर A34 बराबर 1/2 और 3 तरह का 9 प्लस का यहाँ पर 4, तो A34 बराबर 1/2 माइनस का 5, तो A34 बराबर मूड से प्लस का बाहर निकलेगा यानी 5/2, कितना आएगा 5/2। तो इस प्रकार से हमने उस इक्वेशन की मदद से सभी अवयवों के क्या निकाल लिए हैं, मान निकाल लिए हैं। अब हम जो लास्ट में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अतः A बराबर A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान, इस प्रकार से हम सभी अवयवों के मान इसमें लिखेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखते हैं, तो हमारा A11 का मान कितना था 1, A21 का मान कितना था 5/2 और A31 का मान कितना था हमारे पास 4, A12 का मान कितना था 1/2, A22 का मान कितना था 2 और A32 का मान कितना था 7/2। इसके बाद A31 का मान 0, A23 का मान कितना था 3/2 और A33 का मान कितना था 3। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर 14 का मान कितना है 1/2 और यहाँ पर A24 का मान कितना है 1 और यहाँ पर A34 का मान कितना है 5/2। तो इस प्रकार से हमारे 5वें का पहला सवाल का आंसर आ गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमें क्या दिया गया है,
तो प्यारे बच्चों, दूसरा जो इक्वेशन दिया गया वो दिया गया है हमारा ए आई जे बराबर 2i माइनस का जे। इस इक्वेशन की मदद से हमें इसके सभी अवयवों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आई होप कि आपको ये सवाल आसानी से बन जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इस सवाल को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल वैसा ही होना है जैसा कि हम चौथे सवाल और इस 5वें के पहले सवाल को कर चुके हैं। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। तो आई होप कि आप पर ये 100% बन जाएगा, और यदि नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो डाल दूँगा। तो चलिए हम 6वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप पर ये बन ही जाएगा। आपको प्रैक्टिस में SW में आप इसे कर लेना, बहुत ही सरल होगा। ये कठिन था इसलिए मैंने बता दिया है। ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आई होप कि आप पे जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा। अब हम 6वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6वां सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरण से x y व z के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण से x y व z के मान ज्ञात करना है। हमें जो है 6वें का पहला सवाल दिया गया है। 6वें में हमें 3 सवाल दिए गए हैं। तीसरे में हमें पहला सवाल है 4x 3 5, ये हमारा अवयव है। और इसके बराबर में हमें दिया गया है y z 1 और यहाँ पर 5। वो कह रहा है कि यहाँ पर x y व z के मान ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी सवाल है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इनके संगत पदों की तुलना कर देनी है, संगत अवयवों की तुलना कर देनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4x 3 5 पहला अवयव बराबर y z 1 5। संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर तो संगत अवयवों की तुलना करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y यानी जो है 4 के बराबर क्या हो जाएगी y। तो यहाँ पर y का मान मिल जाएगा। x की हम तुलना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर x बराबर कितना मिल जाएगा 1। और z की तुलना करेंगे हम 3 से, तो z बराबर कितना मिल जाएगा हमें 3। इस प्रकार से हमें सिर्फ तुलना करनी थी। सवाल का आंसर हमारे सामने है। ये क्या होगा, हमारे 6वें का पहला आंसर होगा। 6वें का दूसरा सवाल दिया गया है हमें। 6वें का दूसरा है हमारे पास x प्लस y 5 प्लस z 2 x इंटू y, इनके बराबर में दिया गया हमें 6 5 2 8। सॉल्व करना है हमें इसको, और यहाँ पर भी हमें वही करना है, संगत पदों की तुलना कर देनी है। तो x प्लस y 5 प्लस z 2 x इंटू y बराबर 6 5 2 और 8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करेंगे। यानी x प्लस y बराबर कितना होगा 6, और 5 प्लस z बराबर कितना होगा हमारे पास 5। तो यहाँ से हम z का मान निकालेंगे, तो z बराबर 5 माइनस के 5, तो z बराबर क्या आएगा हमारे पास 0। आगे करेंगे हम x y बराबर कितना है हमारे पास 8। x इंटू वाई बराबर कितना दिया गया है हमें 8। इसे हम समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे, या फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे y का मान निकाल लेंगे, यानी x को पक्षांतर कर देंगे। तो y बराबर कितना मिलेगा हमें 6 माइनस का x। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 1 से रखने पर y का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। तो x इंटू वाई का मान क्या है हमारा x माइनस का 6 माइनस का x बराबर में 8। तो यहाँ पर 6x माइनस का x स्क्वायर बराबर में कितना आएगा हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे, इस x को ले जाएंगे उस तरफ, यानी x स्क्वायर प्लस में आएगा हमारा कितना 8, और माइनस का कितना आ जाएगा 6x बराबर में 0। इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। अब हम इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे हम, यानी x स्क्वायर 2x माइनस का 4x प्लस का 8 बराबर 0। आपको ये गुणनखंड विधि से करने आते होंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो x माइनस का 2,
यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस का 4 और यहाँ पर x माइनस का 2, तो हम इनके दोनों के बराबर 0 रखेंगे, यानी x बराबर 4 मिलेगा और x बराबर कितना मिलेगा हमें 2। तो हम एक बार x का मान 4 रखेंगे और एक बार x का मान 2 रखेंगे, तो y के मान हमारे पास कितने प्राप्त होंगे 2। तो हम क्या रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे हम 4, तो y बराबर 6 माइनस का 4, तो y बराबर कितना मिलेगा हमें 2। और फिर रखेंगे हम x बराबर कितना 2, तो y बराबर 6 माइनस 2 माइनस के 4, तो y बराबर कितना मिलेगा हमें माइनस का 2। तो इस प्रकार से हमें x y व z के मान मिल जाएंगे। अतः हमें लिखेंगे अतः x y व z के मान क्रमशः 4, 2 और यहाँ पर 2, माइनस का 2 व 0 होंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है इसके मान मिल जाएंगे। अब हम छठवें का तीसरा सवाल करते हैं। छठवें का तीसरा सवाल है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर x प्लस जेड और यहाँ पर y प्लस जेड, इनके बराबर में हमें अवयव दिया गया है 9, 5 और 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम सीधा लिखेंगे क्या करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर तो तुलना करेंगे यहाँ पर संगत अवयवों की। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हमें 9, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। x प्लस जेड बराबर 5, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। y प्लस जेड बराबर 7, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए x प्लस जेड का मान हमें कितना दिया गया है 5 और y प्लस जेड का मान कितना दिया गया हमें 7। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान यानी इतने का मान कितना है हमारे पास 7 बराबर में 9। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें 9 माइनस का 7, यानी x बराबर कितना मिला हमें, x बराबर हमें मिला 2। x बराबर कितना मिला 2। अब x का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 2 में, तो क्या लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस जेड बराबर कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पर x का मान कितना है 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर आएगा हमारा 5 माइनस का 3, तो x यानी z बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम इस z का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, z का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 लिखेंगे y प्लस जेड बराबर 7, तो z का मान कितना है हमारे पास 2, z का मान कितना है हमारे पास 2 बराबर में 7, तो y बराबर 7 माइनस का 2, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें 5, y बराबर 5। अतः हम लिख सकते हैं अतः x, y व z के मान क्रमशः 2, 5 व 2 होंगे। इस प्रकार से हमारा छठवें का तीसरा सवाल सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप पहुंच चुके हैं हम सवाल नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो है हमारे पास a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये हमारा पहला अवयव दिया गया है।
दूसरा अवयव हमें इसी के बराबर में क्या दिया गया है, इसके इक्वल में दिया गया है हमें -1, 5, 0 और यहाँ पर 13। वो कह रहा है कि यहाँ पर A, B, C व D के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे सॉल्व करना है और क्या करना है, इनके संगत पदों की तुलना कर देनी है। इनके संगत पदों की हमें तुलना करके यहाँ पर इन चारों के मान निकाल लेने हैं। तो बराबर में हम इसका जो है दूसरा अवयव लिख देंगे और अब क्या लिखेंगे हम, संगत पदों की तुलना करने पर, संगत अवयवों या पदों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर। तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे, क्योंकि ये हमारा कौन सा अवयव है, A11 वाला। तो इस अवयव में A11 वाला जो अवयव वो क्या है हमारे पास, -1। तो हम क्या लिखेंगे, ये -b बराबर -1। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे हम 2a + c बराबर 5। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। तीसरा मानेंगे हम 2a - b बराबर 0। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। और 3c + d बराबर 13। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, यहाँ पर हम a का मान निकाल लेंगे। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। किस प्रकार, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को लेंगे, समीकरण 1 को लेने पर, तो समीकरण नंबर 1 को लेते हैं हम। हमारे पास समीकरण नंबर क्या है, a - b बराबर -1। यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर क्या मिलेगा हमें, b + का b-1। अब हम ये b यानी जो a का मान है वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। अब जो हमारा a का मान है वो कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि हमारे पास b है यहाँ पर। अगर b नहीं होता तो हम यहाँ पर भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा b है, इसलिए हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो हम क्या रखेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे a का मान। तो 2a - b बराबर 0। तो a का मान क्या है हमारे पास, 2, और b - 1 - b बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2b - 2 - b बराबर 0। यहाँ पर माइनस का यानी यहाँ पर प्लस का 2b है, माइनस का b है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का b, -2 बराबर 0। तो b का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, +2। b का मान कितना आ गया, +2। अब हम जो है b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कहाँ हम ये b का मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो हमें किसका मान मिल जाएगा, a का। तो हम क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को हम यहाँ पर उतारेंगे, a - b बराबर -1। यहाँ पर b का मान रखेंगे तो a - b का मान कितना है, 2 और -1। अब हम इस 2 को करेंगे पक्षांतर, तो a बराबर -1 और +2। तो यहाँ पर प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। हमें a और b का मान मिल चुका है। अब जो है हम कहाँ रखेंगे, a का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। हम a का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। a का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो हमें किसका मान मिल जाएगा, c का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखें हम समीकरण नंबर 2 में a का मान, यानी 2a + c बराबर 5। तो यहाँ पर 2 × 1 + c बराबर 5। तो c बराबर क्या आएगा हमारे पास, इस 2 को कर देंगे इस साइड पक्षांतर, तो c बराबर कितना आएगा हमारे पास, 3। क्या आएगा, 3। अब हम जो है c का मान कहाँ पर रखेंगे, c का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 4 में। अब हम जब c का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, d का। तो चलिए हम रख देते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं c का मान। प्यारे बच्चों, आप इसके नीचे इसको लिखिएगा, आप बगल में मत कीजिएगा। तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 4 उतारेंगे। 3c + d बराबर कितना है हमारे पास, 13।
तो 3 और सी का मान कितना है 3 प्लस डी बराबर यहाँ पर 13। तो यहाँ पर डी और प्लस का 9 बराबर 13। तो डी बराबर कितना मिलेगा 13 माइनस 9, यानी डी बराबर कितना मिलेगा हमारे पास 4। क्या मिलेगा 4। अतः हम सवाल नंबर 7 में क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी सी व डी के मान क्रमशः 1 2 3 व 4 होंगे। इस प्रकार से हमारा बेहद खूबसूरती से सवाल नंबर 7वां सॉल्व होता है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 व 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। तो चलिए हम सवालों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें जो है 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। कौन से सवाल है, विकल्प वाले सवाल हैं, विकल्प वाले प्रश्न। इनमें विकल्प है हमारे पास। तो पहला जो विकल्प दिया गया है वो दिया गया है ए बराबर AI M क्रॉस N एक बड़ा गव्यू है, एक बड़ा गव्यू है, बड़ा गव्यू है, अव्यू है यदि, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो बड़ा गव्यू होता है उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, यानी इक्वल होती है। तो हमारा जो इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा होगा कौन सा राइट, तीसरा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है कि अव्यू जो ए है एक बाह्य अव्यू है यदि उसकी जो पंक्ति और जो स्तंभ है वो कैसे हो, बराबर हो। तो हमें ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर हमें 9 दिया गया है और उसमें दिया गया हमें कि 3x + 7 और यहाँ पर y + 1, यहाँ पर 5 2 - 3x, और हमें दूसरा जो अव्यू दिया गया वो दिया गया है 0 y - 2 8 और 4। वो कह रहा है कि x व y के जो मान हैं वो इस समीकरण द्वारा प्रदत्त x व y के मान है इन अव्यू द्वारा प्रदत्त युग्म जो है बताइए। तो हमें इस अव्यू द्वारा x व y के प्रदत्त जो युग्म होंगे वो बताना है। तो हमें यहाँ पर युग्म बताने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के बराबर लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, और यहाँ पर हम बराबर लिख देंगे इसका 0 y - 2 8 और यहाँ पर 4। अब हम क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों को तुलना करेंगे इनकी। तो 7 यानी 3x + 7 बराबर 0, समीकरण नंबर मानते हैं इसे हम 1। अब हम दूसरा लिखते हैं क्या, y - 2 बराबर 5, समीकरण नंबर 2, और y + 1 बराबर 8, समीकरण नंबर 3, और 2 - 3x बराबर 4, समीकरण नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो हम यहाँ पर बारी बारी से एक एक समीकरणों में से इनके मान निकालते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान। तो क्या मिलेगा हमारे पास 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3, -7/3। और हम समीकरण नंबर 2 से y का मान निकालेंगे, समीकरण 2 से, तो y - 2 बराबर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा +7, +7। अब हम समीकरण नंबर 3 से निकालेंगे x का मान, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर कितना मिलेगा हमें 7। अब हम x निकालते हैं, समीकरण 4 से x का मान, समीकरण 4 से 2 - 3x बराबर 4, तो यहाँ पर -3x बराबर 4 - 2, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 2/3, वो भी माइनस में, -2/3। तो ये हमारा x का मान आ गया। लेकिन एक समय में x का केवल एक ही मान निकल सकता है, एक समय में केवल x का एक ही मान निकल सकता है अवयव के केस में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन दोनों के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 9 था। चलिए ऑप्शन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 कोटि यानी 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का मतलब क्या है यहाँ पर अवयव। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यहाँ पर 3x3 कोटि के अवयव में कितने अवयव होंगे। 3x3 कोटि के अवयव में कितने अवयव होंगे यहाँ पर 9। और 9 अवयवों को लिखने के तरीके हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। पहला है कि उसके जो अवयव होंगे यानी उसकी जो प्रविष्टियाँ होंगी 0 के रूप में होंगी या फिर 1 के रूप में होंगी। तो यहाँ पर हमें जो है 2 कंडीशन दी गई हैं। 2 प्रकार से हम इन 9 अवयवों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीकों से 9 को लिख सकते हैं, यानी 2 के ऊपर कितने पावर हो जाएंगे 9। और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कुल कितने तरीके आ जाएंगे 512। यानी हम इन 9 अवयवों को इन 2 कंडीशन की मदद से यानी इन 2 प्रविष्टियों इन 2 तरीकों की मदद से 512 अलग अलग तरीकों से चिन्हित कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो था 10वां था। ये क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर डी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारा जो अवयव का प्रश्नावली 3.1 था वो सॉल्व होता है, ख़त्म होता है, फिनिश होता है। आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।